सोचिए, भारत के इतिहास में एक ऐसा पन्ना भी है जिसके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करते। एक ऐसा दौर जब भारत के बड़े बड़े महान शहर मानो गायब ही हो गए थे, और फिर पूरे 1000 साल की खामोशी के बाद शहरी जीवन ने जबरदस्त वापसी की। तो चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े सवाल से। भारत की जो पहली शहरी सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता, वो आखिर गई तो गई कहाँ? अचानक से कैसे गायब हो गई? ये एक ऐसी पहेली है जिसने न जाने कितने ही इतिहासकारों को दशकों तक परेशान किया है। और ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है। करीब 2000 ईसा पूर्व में जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद पूरे 1000 साल तक शहरी जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। सोचिए, एक पूरी सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल भारत फिर से एक ग्रामीण जीवन जीने लगा था। तो चलिए, अपनी पड़ताल के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस पहले शहरी युग का पतन हुआ कैसे और उसके साथ हमने क्या-क्या खो दिया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के साथ सिर्फ शहर नहीं खोए, बल्कि उसकी पूरी की पूरी पहचान ही खो गई। वो शानदार इमारतें, वो चहल-पहल वाले बाजार, उनकी वो एडवांस कारीगरी, और तो और उनकी वो रहस्यमय लिखने की कला भी, जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। इस एक झटके ने लोगों को वापस एक सीधे-साधे ग्रामीण जीवन में धकेल दिया था। लेकिन फिर लगभग 1000 साल के बाद एक नई सुबह हुई। शहरीकरण की एक नई लहर ने जन्म लिया। इतिहास में इसे अक्सर भारत का दूसरा शहरीकरण या सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। और इस नए दौर के सबूत भी जमीन के नीचे से मिलने लगे हैं। शहरी जीवन की ये जो वापसी हुई, वो मुख्य तौर पर गंगा के उपजाऊ मैदानी इलाकों में केंद्रित थी। यहीं पर राजगृह जैसे नए नए शहर और राज्य फल फूल रहे थे। अच्छा, इस नई शुरुआत की जो सबसे पहली इकाई थी, उसे कहते थे जनपद। संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है जहां जन यानी लोगों ने अपने पैर रखे, मतलब जहां लोग आके बस गए। ये बस शुरुआत के छोटे छोटे कबीलाई इलाके थे जो धीरे धीरे शक्ल ले रहे थे। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सवाल ये है कि ये छोटे छोटे जनपद आखिर इतने बड़े और शक्तिशाली कैसे बन गए? हुआ ये कि जैसे जैसे व्यापार और लोगों का आना जाना बढ़ा, ये जनपद भी बड़े होने लगे, और देखते ही देखते 8वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते कई जनपद आपस में मिलकर बहुत बड़ी राजनीतिक ताकतों में बदल गए, और इन्हीं को कहा गया महाजनपद यानी महान जनपद। इस नक्शे में उस दौर की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन साफ दिखती है। ये जो 16 बड़े बड़े महाजनपद थे, ये पूरे उत्तर भारत में फैले हुए थे। पश्चिम में आज के अफगानिस्तान के पास गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक कितना विशाल इलाका था। लेकिन इन 16 में भी सब बराबर के ताकतवर नहीं थे। इनमें से 4 ऐसे थे जो बाकियों से कई कई ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरे, और असल में इन्हीं चारों ने उस नए युग की दिशा तय की। कौन थे ये 4 सुपर पावर्स? ये थे मगध, कोसल, वत्स और अवंती। पुराने ग्रंथों में इन्हीं चारों का जिक्र बार बार आता है, जिससे पता चलता है कि उस समय की राजनीति पर इनका कितना दबदबा था। और हाँ, ये शक्तिशाली राज्य सिर्फ किताबों की कहानियां नहीं है। कौशाम्बी जैसी जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को जो मिला है, वो इन राज्यों की शान का पक्का सबूत है। ये खंडर हमें सीधे उस प्राचीन दुनिया से जोड़ते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत मजेदार मोड़ है। जब भी हम पुराने राज्यों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? राजा, महाराजा, राजशाही, है ना? पर उस दौर में शासन का सिर्फ यही एक तरीका नहीं था। दरअसल उस समय 2 तरह के सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ थी राजशाही, जो ज्यादातर महाजनपदों में थी। यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन दूसरी तरफ वृज्जी और मल्ल जैसे कुछ महाजनपद गणराज्य थे। यहाँ शासक को एक सभा चुनती थी और सारे बड़े फैसले मिलकर लिए जाते थे। सोचिए, ये दुनिया के सबसे शुरुआती रिपब्लिक्स में से एक थे। तो सवाल अब ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा बदलाव आया, इसके पीछे था क्या? कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन सी ताकत थी जिसने छोटे छोटे कबीलों को इतने बड़े बड़े साम्राज्यों में बदल दिया? चलिए, इस पहेली के सबसे जरूरी हिस्से को सुलझाते हैं। देखिए, 2 बड़े आविष्कारों ने पूरा खेल ही बदल दिया। पहला था लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, और दूसरा था मुद्रा
यानी सिक्कों का चलन। ये दोनों उस युग के असली गेम चेंजर्स थे। लोहे ने तो जैसे समाज की नींव ही हिला दी। कैसे? एक तरफ लोहे के हल और कुल्हाड़ियों से घने जंगल साफ हुए और खेती के लिए जमीन बढ़ी। इसका मतलब ज्यादा अनाज और ज्यादा आबादी। और दूसरी तरफ लोहे के हथियारों ने सेनाओं को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। इससे राज्यों के लिए अपनी सीमाएं बढ़ाना और अपनी सत्ता मजबूत करना बहुत आसान हो गया। और फिर आया वो इनकलाब जिसे लोग अपनी जेब में लेकर घूम सकते थे, सिक्के। ये भारत के सबसे शुरुआती सिक्के हैं, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं। देखने में भले ही ये टेढ़े मेढ़े और साधारण लगें, पर यकीन मानिए, इन्होंने व्यापार और शासन का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। सिक्कों की वजह से एक ऐसी इकोनॉमी बनी जो पहले मुमकिन ही नहीं थी। अब चीज़ों के बदले चीज़ें लेने देने की ज़रूरत नहीं थी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई थी। इससे हुआ ये कि राजाओं के लिए टैक्स वसूलना आसान हो गया, बड़ी बड़ी सेनाओं का खर्चा उठाना आसान हो गया, और इन सब ने मिलकर महाजनपदों के विस्तार में आग में घी का काम किया। तो देखिए, इस नए और कॉम्प्लेक्स शहरी समाज ने सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था को ही नहीं बदला, बल्कि समाज के ताने बाने पर भी एक गहरा और स्थायी असर डाला। जैसे जैसे समाज और कॉम्प्लिकेटेड होता गया, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए नए नए सामाजिक ढांचे भी बनने लगे, और इन्हीं में से एक था जाति व्यवस्था का उदय। अब शुरुआत में ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोग अपने काम या पेशे के हिसाब से समूहों में बटे थे, जैसे किसान, लोहार या व्यापारी, और ये हुनर अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। इसी से धीरे धीरे एक बहुत कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर बन गया। तो जब हम इस 2500 साल पुराने इतिहास पर नजर डालते हैं, तो एक सवाल मन में जरूर आता है। इन प्राचीन समाजों ने जो ताकतवर राज्य बनाए, जो सामाजिक बंटवारे किए, उनकी विरासत आज भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ है। उनकी दुनिया की कौन कौन सी गूंज आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है।